हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है 26 जनवरी। सो आज क्या होता है? आज है रिपब्लिक डे। सो सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर देखिए, हम एक बहुत प्यारा सा कोट पढ़ते हैं आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। सो अगर वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते, वो हमारे लीडर्स नहीं होते, तो आज हम यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होते, आज हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता। तो उन सभी को हम नमन करते हैं, उन सभी को हम याद करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया हमारे भारतवर्ष के लिए। सो चलिए फिर इसी जोश के साथ, जैसा जज्बा उनके अंदर था, इसी जज्बे के साथ आज हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑन विच डेट इंडिया एंड इजराइल लॉन्च्ड अ commemorative logo to mark the 30th anniversary of the establishment of diplomatic ties between the two countries। क्वेश्चन में देखो पूछा है कि किस तारीख को दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है ना, इनकी स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक, एक लोगो को लॉन्च किया। और आप देख सकते हैं इस तरीके का लोगो है और दोनों देशों की 30th एनिवर्सरी है। कौन सी डेट है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2022 को। पूरे 30 साल हो चुके हैं इंडिया और इजराइल की, जो ये आप कह लो कि जो ये डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखो, इट वाज अनवील्ड, इसको वर्चुअली इसको अनवील किया गया एक ऑनलाइन इवेंट के दौरान, जिसमें अम्बेसडर ऑफ इज़राइल थे जो कि इंडिया में है, नेओर गिलोनेंड, और अम्बेसडर ऑफ इंडिया जो इज़राइल में है, संजीव सिंगला। तो इनकी प्रेजेंस में एक इवेंट हुआ ऑनलाइन और इसी इवेंट में वर्चुअली इसको अनवील किया गया। अच्छा, ये लोगो क्या सिंबलाइज करता है? तो ये लोगो दिखाता है दोनों देशों के बीच की स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप को, दोनों देशों के लव एंड एडमिरेशन को, जो कि दोनों देशों के पीपल ऑफ इज़राइल एंड पीपल ऑफ इंडिया के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो उस फ्रेंडशिप को ये जो लोगो है वो दिखाता है। अब देखो, इस लोगो को किसने डिज़ाइन किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो काफ़ी सारे डिज़ाइन के बाद एक डिज़ाइन को यहाँ पर विनिंग डिज़ाइन घोषित किया गया, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट है जिनका नेम है निखिल कुमार राय। तो इनके डिज़ाइन को यहाँ पे चूज़ किया गया है और ये जॉइंट डिसीजन है एम्बेसीज एंड कंसल्टेट्स फॉर फ्रॉम बोथ कंट्रीज। तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने ही चूज़ करके दे दिया या इजराइल ने चूज़ करके दे दिया, दोनों देशों ने एक जॉइंट डिसीजन लिया और इस डिज़ाइन को चूज़ किया, जिसको डिज़ाइन किया है निखिल कुमार राय ने। अब देखो, इंडिया और इजराइल के डिप्लोमेटिक टाइज की बात करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, देखो 29 जनवरी 1992 को स्टेब्लिशमेंट उसकी हो गई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि देखो 29 जनवरी को स्थापना हो गई थी दोनों देशों के बीच रिलेशन की। और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लोगो है ना, ये इस लोगो को लॉन्च 24 जनवरी को कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे पहले क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 22 मई टिल 26 मई दिस ईयर एट विच सिटी? देखो, ये जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक है ना, ये 22 से 26 मई होगी, लेकिन कौन से शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है। अब इस फोरम की बात करते हैं। तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के कोलोग्नी में है और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस शिवाज। और इसको पहले फॉर्मली इसको कहा जाता था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। अब कुछ मैं आपको अपकमिंग इवेंट्स को एक रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे अब हम G7 समिट की बात करते हैं, तो इस बार 2022 में जर्मनी में होगा, इसका 48th एडिशन होगा। 2023 में जो ये G7 समिट है वो जापान में होगा, 49th एडिशन। 2024 में G7 समिट जो है वो इटली में कंडक्ट होगा, 50th एडिशन के साथ। तो ये G7 समिट की बात आती है। अब बात करते हैं एपिक समिट की। तो 2022 में जो होगा इस साल वो थाईलैंड में होगा, 34th एडिशन के साथ। 2023 का यूएस इसे होस्ट करेगा, 35th एडिशन। 2024 में जो समिट है ये ब्रुनई में होगा और 2025 का जो एपिक समिट है ना फ्रेंड्स, वो होगा साउथ कोरिया में, 37th एडिशन इसका होगा।
तो अपकमिंग इवेंट ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर आपका बन जाएगा बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला, हु अमंग द फॉलोइंग, जिसने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन और इसका नाम है MyCGHS। ठीक है, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनसुख मांडविया। क्या इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री? तो इनके पास है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो साथ ही साथ में ना, जब भी देखिए कोई मिनिस्टर का नाम आया करे तो मिनिस्ट्री साथ ही में आप लोग याद रखा करो, इससे एक बहुत अच्छा रिवीजन होता है। तो देखिए मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है रिवैम्प्ड CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक ये वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन MyCGHS। अब इसका काम क्या है? देखो, इसका मेन उद्देश्य है जो लाभार्थी हैं उनको विशेष रूप से कोविड पेंडेमिक के दौरान जितनी भी सर्विस होती है ना, वो सभी सर्विस उनके घर में ही प्रोवाइड करी जाए। उनकी जो सुरक्षित सीमा है उसके भीतर ही वहाँ पे उसको डिलीवर किया जाए। तो ये इस उद्देश्य के साथ ही इस स्कीम, ये जो वेबसाइट है, ये जो एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की बात करती हैं तो ये जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय हैं, जो पेंशनर्स हैं और जो अदर कैटेगरी के बेनिफिशरीज़ हैं ना, वो सारे के सारे सेवा के अंडर में आती हैं, वो सब इस सेवा को एनरोल कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण किए गए हैं। अब इसमें से कौन सा जो आपके लिए जो ऑप्शन है वो सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये जो अवार्ड है ना, ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक बार इन कैटेगरीज के बारे में देखते हैं। देखो, इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड ब्रेवरी। तो यहाँ पे जो नंबर्स आप देख सकते हो ना, इस कैटेगरी में इतनों को जो है वो ये बाल पुरस्कार दिया गया है। सो इस कैटेगरी का नाम आप लोग ध्यान रख लो, पूछ सकते हैं। और एक ये पूछ सकते हैं कि टोटल कितने जो चिल्ड्रंस हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है इस बार, ये पूछ सकते हैं। तो टोटल है 29, जिसमें से हैं 15 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स। आप लोगों को स्पेशली नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का नाम नहीं पूछा जाएगा। तो टोटल आप लोग ज़रूर याद रखो। इसमें देखो, एक मेडल दिया जाता है और इसमें जो कैश प्राइज़ मिलता है वो 1 लाख रुपीज़ का मिलता है और एक सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक सिविलियन ऑनर है हमारे भारत का। ठीक है, ये बात हो गई इस अवार्ड की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2022। अच्छा, इस बार कौन सा एडिशन है रिपब्लिक डे का पूछा जाए तो इस बार ध्यान रखेंगे 73rd एडिशन मनाया जाएगा। तो हाउ मेनी पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स फायर सर्विस मेडल। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो, कि कितने कर्मियों को राष्ट्रीय अग्निशमक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो टोटल कितने यहाँ पे हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा 42 जो पर्सनल है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अब इसमें भी कुछ कैटेगरी वाइज हैं। देखो, मैं पहले आपको एक कैटेगरी बता देती हूँ। तो देखो, ये जो मेडल थे ना, ये 1975 से दिए जा रहे हैं और इसमें 2 टाइप के सर्विस पे दिया जाता है। एक होते हैं गैलेंट्री मेडल और एक होते हैं सर्विस मेडल। तो गैलेंट्री मेडल में होता है, देखो, प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री और फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो ये 2 होते हैं। वहीं सर्विस मेडल में भी 2 आते हैं, एक है प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, एक है फायर सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। ठीक है, तो इसी में ही टोटल 42 को मिला है। अब देखो, प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल गैलेंट्री में 1 को दिया गया, वहीं इसी का जो फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री था उसमें 2 पर्सनल को मिला है। ठीक है, अब जो डिस्टिंग्विश वाला हमने बात किया था उसमें मिला है 9 लोगों को और जो मेरिटोरियस सर्विस वाला है उसमें 30 लोगों को 30 पर्सनल को ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। किस ओकेज़न पर? 73rd रिपब्लिक डे के ओकेज़न पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे 1 को मिला है, यहाँ पे 2 लोगों को मिला है। ओके, वहीं हम बात करते हैं, हाँ जी, ये 9 लोगों को दिया जाएगा और ये 30th लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 42 पर्सनल हैं जिनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्टेट टू रिवाइव द सरस्वती रिवर।
तो सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा राज्य की सरकार ने किस राज्य के साथ भागीदारी करी है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके तहत क्या किया जाएगा? तो हरियाणा की गवर्नमेंट एक डैम को कंस्ट्रक्ट करेगी और ये जो डैम होगा ना, ये आदि बद्री जो एरिया है यमुनानगर के पास में आदि बद्री क्षेत्र है, उस पर एक बांध और एक जलाशय का निर्माण किया जाएगा, एक रिजर्वोयर बनाया जाएगा, एक डैम कंस्ट्रक्ट करेगी हरियाणा की गवर्नमेंट। और ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से भी लगा हुआ है। ओके, तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के तहत ये किया जाएगा। आदि बद्री को माना जाता है कि सरस्वती रिवर का जो ओरिजिन है वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, अब दोनों स्टेट की बात आती है तो हरियाणा की बात करते हैं। कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, सो कैपिटल है शिमला जो कि यहाँ की समर कैपिटल है, और धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के जयराम ठाकुर। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी सेलिब्रेटेड एज द स्टेटहुड डे ऑफ विच स्टेट? तो किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं? तो ये दिन होता है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी। तो 25 जनवरी 1971 का वो दिन था जब हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, ये 18th स्टेट बना था इंडिया का। और इसके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब हिमाचल प्रदेश की नॉर्मल बात तो हमने कर ली है, तो हिमाचल प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना है जहाँ पे 100% एलपीजी कनेक्शन हो गया है और ये स्मोक फ्री स्टेट बन गया कंट्री का। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार मोंग फ्रूट कल्टीवेशन यानी इसकी खेती शुरू हुई है, वो भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम को भी शुरू किया। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच रिकॉर्ड डिड थॉनाउजम निरंजॉय सिंह ब्रेक ऑन जनवरी 2022? तो इन्होंने देखिए अब एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है ऐसा कौन सा रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है, तो मोस्ट पुशअप्स फिंगर टिप्स पर इन 1 मिनट। तो अपनी फिंगर टिप्स पर अपनी सिर्फ उंगलियों के सहारे इन्होंने सबसे ज़्यादा पुशअप्स करने का, वो भी 1 मिनट में, ये जो रिकॉर्ड है इसको ब्रेक किया है। अब बात कर लेते हैं, तो ये पहली बात ध्यान रखेंगे, ये कौन से स्टेट से है? मणिपुर से है, ये पूछ सकते हैं। एंड ही ब्रोक द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 24 ईयर ओल्ड हैं ये, इन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड को ही इम्प्रूव किया है जो कि था 105 पुशअप्स का। कितने अब नया रिकॉर्ड इन्होंने क्या बनाया कि 1 मिनट में इन्होंने 109 पुशअप्स करी हैं। और इन्होंने ब्रिटेन के ग्रैम मैलिस जो कि 13 ईयर ओल्ड हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है। ठीक है, तो इनका जो नया रिकॉर्ड अब बन गया है कि 1 मिनट में इन्होंने 109 पुशअप्स करी हैं, वो भी फिंगर टिप्स पर। और अपने पुराने रिकॉर्ड को इन्होंने और इम्प्रूव करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर के थॉनाउजम निरंजॉय सिंह इनका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट भी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग, जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द एंजल्स ऑफ कैलाश। ये इनकी सेकंड बुक है जो कि ट्रायलॉजी है, बैटल है बिटवीन ह्यूमंस एंड डीमंस। तो इस विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर ये इनकी सेकंड बुक है द एंजल्स ऑफ कैलाश, और ये बुक लिखी है शुभीरा प्रसाद ने। ठीक है, तो शुभीरा प्रसाद की देखिए, इससे जो पहली बुक थी ना, उस बुक का टाइटल था द डीमंस ऑफ जैत्राया। ठीक है, तो ये इनकी पहली बुक थी जो कि इसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड थी, और ये इनकी सेकंड बुक है, इसका नाम है द एंजल्स ऑफ कैलाश। दोनों ध्यान रखेंगे। कुछ और बुक को रिवाइज करते हैं। देखिए, नरोत्तम शेखशरिया ने बुक लिखी थी द अंबुजा स्टोरी, हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन
क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनी। सेकेंड बुक है रचना विष्ट रावत जी के द्वारा लिखी गई 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज। थर्ड बुक का नाम देखिए है गौतम चिंतामणि जिन्होंने बुक लिखी है द मिडल बेटवे, ये बुक का नाम है। एंड बालकृष्ण माथुर के द्वारा बुक लिखी गई है एट होम इन द यूनिवर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जिससे हम रिवाइज करते हैं। देखो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप लोग करंट अफेयर्स को याद कर सकते हो या किस तरीके से हम, क्योंकि हमें बहुत ना डिफ़िकल्ट लगता है कि अरे रोज़ इतनी न्यूज़ आ जाती हैं, कैसे हम याद कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर उस पर आपके लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Which movie has won the Best Film Award in the Asian Film Competition category at the 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी ने जीता है? तो यहाँ पे उसका नाम है कुजंगल। देखिए कुजंगल जो मूवी है ना, ये एक तमिल मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है PS विनोद राज ने। ठीक है, PS विनोद राज ने डायरेक्ट किया है और इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है एशियन फिल्म कंपटीशन कैटेगरी में, और वो भी कहाँ पे? 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। अब कुछ और अवार्ड भी हमें याद रखने हैं, कुछ विनिंग अवार्ड, जैसे कि देखो मलयालम एक्टर हैं जयसूर्या जिन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन में, और इनकी फिल्म थी सनी जिसको रंजीत संकार ने डायरेक्ट किया था। तो इस मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके अलावा जो बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का अवार्ड है वो दो ने जीता है। फर्स्ट इज इंद्रनील रॉय चौधरी एंड सेकंड इज सुगाता सिन्हा। तो इंडो बांग्लादेश फिल्म मायर जोंजाल जिसको इंद्रजील रॉय चौधरी ने डायरेक्ट किया है, तो उसके लिए इनको बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर का टाइटल दिया गया है। तो ये आपको दोनों अदर अवार्ड भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है द लखनऊ फ्रेंचाइज जिसको ऑन किया है या जिसके जो आपके लीजिए मालिक कह लीजिए एक तरीके से, वो है RPSG ग्रुप ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग विल बी कॉल्ड। तो इसका नाम बताना है कि इसको क्या कहा जाएगा। तो इसका जो नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। आपको पता है कि अब जो इस बार जो IPL होंगे उसमें दो नई टीम सारी, एक तो लखनऊ से है और दूसरी टीम कौन सी है? अहमदाबाद। तो जो लखनऊ का नाम है ना वो रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, तो ये ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट करेगा, जो इसके ऑनर है उनका नाम है संजीव गोयंका। तो इन जो ये पूरा का पूरा नेम का जो ओपिनियन था ना, ये फैंस और जो पूरा डिसीज़न लिया गया है कि किस पब्लिक से इसका ओपिनियन लिया गया कि क्या हम इसका नाम रखें। और इस जो टीम है इसको लीड करेंगे KL राहुल, और मैंने आपको बता दिया कि लखनऊ और अहमदाबाद जो हैं ये दो नई टीम्स होंगी IPL के लिए। अच्छा, बात आती है देखो IPL की, तो कुछ चीज़ें हमें रिवीजन होनी चाहिए कि अगर हम पिछले IPL की बात करते हैं तो पिछला IPL किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता। चेन्नई सुपर किंग की ही बात कर लेते हैं। तो देखो चेन्नई सुपर किंग ने ना इससे पहले 2010, 2011 और 2018 में IPL का टाइटल जीता था। तो ये इनका चौथा IPL का टाइटल था। अब अगर बात करें एक चीज़ की कि सबसे ज़्यादा जो IPL हैं वो किस टीम ने जीते हैं, तो वो मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। तो मुंबई इंडियंस के पास ना IPL की 5 ट्रॉफी है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके। अच्छा, IPL का जो सबसे पहला एडिशन था कब था? 2008 में हुआ था। और इस एडिशन को किस टीम के द्वारा जीता गया था? तो ये एडिशन जीता था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोग IPL से ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ अप्रूव्ड द इंगेजमेंट ऑफ 2 टाइम बर्ड स्क्वैश चैम्पियंस मेडलिस्ट एज फॉरेन कोच फॉर द इंडियन टीम फॉर द एशियन गेम्स। देखिए जो एशियन गेम्स होने वाले हैं ना, उसके लिए भारतीय टीम के कोच के लिए किनको चुना है? यहाँ पे उनका नाम बताना है। वो 2 बार वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप मेडलिस्ट रही हैं और उनको एक एज अ फॉरेन कोच के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। उनका नाम क्या है? क्रिस वॉकर उनका नेम है। आप इनकी फ़ोटो भी देख सकती हैं। ही इज़ अ फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, और उनका जो अपॉइंटमेंट है ना ये रिकमेंड किया था बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिलेक्शन कमिटी एंड ऑफिशियल ऑफ द SRFI यानी स्क्वैश
रैक्यूट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके रिकमेंडेशन पर उनको अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं क्रिस वॉकर की, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 1993 और 1996 की वर्ल्ड ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप में। सो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग रिविज़न करते हैं जो हम लोगों ने कल क्वेश्चंस करे थे। पहला क्वेश्चन देखिए, नाटो मेंबर्स कंट्री ने मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करी है नेपच्यून स्ट्राइक 22, कहाँ पर? तो प्लेस का नाम है मेडिटेरियन सी में। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज़ रिलीज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इसको किसने किया है? अमित शाह जी ने रिलीज़ किया है। और इसमें सबसे पहले नंबर पर जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो है जम्मू, दूसरे नंबर पर है डोडा और तीसरे नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट रहा वो है सांबा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो नाम आप लोग ज़रूर याद करिएगा। अगला है, हु हैज़ अनवील्ड अ होलोग्राम स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट ऑन पराक्रम दिवस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी का। अगला है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी जिसका टाइटल है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट इज, कौन से स्टेट के CM है जिन्होंने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी को कौन से शहर में स्टेबलाइज किया जाएगा? तो राइट आंसर है यूपी की कैपिटल लखनऊ में। नेक्स्ट इज, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट हैज़ अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर इज नीरज चोपड़ा जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है, किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जी को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद है, इनमें से किसे रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट UN डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन के लिए चुना गया है? द राइट आंसर इज प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट इज, कौन सी टीम ने 9th नेशनल वुमेंस आइस हॉकी चैम्पियनशिप को जीता है? तो टीम कौन सी है? लद्दाख। नेक्स्ट इज, हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। तो 2017 के बाद PV सिंधु ने इस टाइटल को जीता है। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखो फ्रेंड्स, जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना वो सेपरेट करता है मलेशिया और इंडोनेशिया को। सेकंड था जो मैंने आप लोगों से पूछा था, जो कुक स्ट्रेट है वो सेपरेट करता है साउथ न्यूजीलैंड को नॉर्थ न्यूजीलैंड से। तो राइट, आप लोगों ने सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। और देखिए बहुत प्यारा सा कॉमेंट है जीवन ललहाल का, इनका सिलेक्शन हुआ है जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में और उनको हमारी वीडियो से काफ़ी मदद मिली है। सो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपके इस सिलेक्शन के लिए। और ये देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो हम वीडियोस आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिले, आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी इससे सपोर्ट मिले, तो वो आपको मिल रहा है। तो ये देखकर बहुत खुशी होती है। अंकिता सिंह, आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा कि आप जो हम हार्डवर्क आप लोगों के लिए करते हैं ना, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये देख के भी और ज़्यादा अच्छा लगता है। और इन वीडियोस से अगर आपको मदद मिले, थोड़ी सी भी मदद मिले ना, तो हमारा जो हार्डवर्क है ना वो सक्सेस हो जाता है। तो आप लोग भी बस मेहनत करें, पढ़ाई करें। देखिए मेहनत आप करेंगे ना तो किसी ना किसी दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो उस जज्बे को कभी भी ना छोड़ें। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2021। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने बैक टू वर्क स्कीम को शुरू किया है महिलाओं के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी वीडियो एंड यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आज आपको बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में एंड ऐसे ही रेगुलर आप लोग ज़रूर करंट अफेयर्स को पढ़ाई करा करें। रिविज़न बहुत ज़रूरी है। तो जो वीकली और मंथली भी आपको वीडियोस मिलती हैं ना, उनको भी आप अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए फिर इसी के साथ अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।